बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, माइनॉरिटीज पर अटैक्स हो रहे हैं, मीडिया हाउसेस जलाए जा रहे हैं। ये सब तो आपने देखा ही होगा। बट द क्वेश्चन इज व्हाई? बांग्लादेश में क्या हो रहा है? इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट क्यों बढ़ रहा है, इससे फायदा किसे हो रहा है और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। लीजिए आप उड़ीसा देख लीजिए, बंगाल देख, हर जगह प्रोटेस्ट है कि दीपू चंद्र दास को मार कैसे दिया। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दीपू चंद्र दास की क्या नेशनैलिटी, वो इंडियन है नहीं है, बांग्लादेशी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हिंदू है, उसको हाथ लगाया है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका हिसाब बराबर तो हो गई होगा। और भारत की प्रॉक्सी हसीना वाजिद शेख मुजीब मुखालिफ नौजवानों की तहरीक उभर गई है। क्या हम इसको समहाउ 1971 मोमेंट्स इन रिवर्स के तनाजुर में देख सकते हैं, जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश ऑब्वियसली यकजा होना तो नहीं मगर लगातार हो रहा है, लगातार अत्याचार जारी है। इसका गुस्सा सिर्फ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों में ही नहीं है, ढाका में ही नहीं है, अब भारत के शहर शहर ये गुस्सा दिखने लगा है। आज सवेरे से देश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर विश्व हिंदू परिषद के हजारों कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने कड़े इंतजाम किए थे। सुरक्षा इंतजाम के बावजूद कार्यकर्ता वहां बड़ी संख्या में जुटे और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर। दीपांकर यहाँ पर मौजूद है। स्वामी जी, आपने खान साहब को सुना, वो ये कह रहे हैं कि इसको कोई मजहबी रंग नहीं देना चाहिए। वहाँ हिंदू भी मारा जा रहा है और मुसलमान भी मारा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये इस धरती का सबसे बड़ा मजाक हमारे सामने भी हो रहा था। ये सेठ साहब का एनालिसिस लेंगे कि बांग्लादेश के हालात क्यों संभलने नहीं पा रहे। सेठ साहब, पिछले साल से जो तब्दीली का सिलसिला हसीना वाजिद साहिबा की रुखसती के बाद शुरू हुआ, वो मुसलसल जारी है। और जब वहाँ इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया कि 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में इंतखाबात होने जा रहे हैं, रेफरेंडम होने जा रहा है, उससे अगले दिन एक स्टूडेंट रहनुमा जो कि इन तब्दीली के अमल में शरीक रहे और फ्रंट लाइनर रहे, उनका कत्ल हो जाता है और इंडिया मुखालिफ मुजाहरे बांग्लादेश में शुरू हो जाते हैं। क्या मुहर्रकात हैं इस वाक़े के और उसके बाद कितना ईजी होगा इंतखाबात में जाना बांग्लादेश के लिए? देखिए, इंतखाब तो होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया की पूरी कोशिश है कि डिरेल किया जाए, डिस्टेबलाइज किया जाए बांग्लादेश को, और इस किस्म की जो हादसे हैं ये होंगे। और मगर बांग्लादेश के अंदर जो मूड है आवाम का, स्पेशली यंग स्टूडेंट्स का, वो इज वेरी एंटी इंडिया। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि इंडिया के अंदर भी बातें शुरू हो गई हैं कि बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल गया। सन 71 में हो गई, जहां आसानी से इस कॉरिडोर को इंदिरा गांधी चाहती जितना चौड़ा कर देती। अगर बांग्लादेश कोई दुस्साहस करता है, हिम्मत करता है, तो इस मौके का चौका मारना चाहिए। अगर बांग्लादेश ने शायद कभी सोचा नहीं था कि भारत को धमकी देने का इतना बड़ा और इतना ठोस जवाब मिलेगा। बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी नेताओं ने यह मान लिया था कि अगर वे भारत को युद्ध की धमकी देंगे, 7 सिस्टर राज्यों को अलग थलग करने की बात करेंगे और चिकन नेक कॉरिडोर को बंद करने की गिदड़ भपकी देंगे, तो भारत शांति के नाम पर चुप बैठा रहेगा। एक नेता उस्मान हदी, जिसकी मौत पर खुद वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज के बयान है कि मारने वालों का भारत से अभी तक कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, ना ही मारने वाले अब तक भारत में छिपे हैं, उसके बावजूद उन्मादी भीड़ ने भारत के विरोध में जिस तरह की बयानबाजी की, चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस जिस तरह से उन्हें संरक्षण देते रहे, और तो और अपने गुस्से में जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर, बांग्लादेश के अंदर जो कि हिंदू अल्पसंख्यक हैं और जो बांग्लादेश के नागरिक हैं, उनके खिलाफ जिस तरह की हत्या के आप हैं मेरे साथ में बांग्लादेश समाचार सुनने के लिए, ये अपनी तरफ से खुलकर सामने आ चुके हैं। देखना होगा सेना खुद तख्ता पलट करवाती है या इलेक्शन करवाती है। मैंने आप लोगों से पहले भी एक बार कहा था कि बांग्लादेश को यहां से तोड़ा जा सकता है, और इस तोड़ने की जो मंशा को हमने पहले भी आपके सामने रखा था, ये भारत के ऊपर जब सोचता है कि भारत का चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को नुकसान पहुंचाया जाए, तो अराकान आर्मी को काम दे दिया जाए कि वो बांग्लादेश को 2 भागों में तोड़ दे। हमने ये पहले भी जिक्र किया था एक बार, जब बांग्लादेश बहुत चू चू कर रहा था। बांग्लादेश में बहुत कुछ हो रहा है। चच्चा मोहम्मद यूनुस जो हैं, उनको सत्ता का संकट सताने लगा है। लग रहा है कि उनकी सत्ता संकट में, हो सकता है कि उन्हें पद से हटा दिया जाए। इसलिए हेडलाइंस बन रही हैं कि चच्चा धमकी दे दिए हैं, कहे हैं कि हम बांग्लादेश के अंदर पद से रिजाइन मार देंगे, अंतरिम सरकार से हट जाएंगे, तुम लोग हमको जीने नहीं दे रहे हो। कौन लोग नहीं जीने दे रहे हैं? तो हेडलाइंस कुछ इस तरह से हैं कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं और ये सोच रहे हैं कि पद से इस्तीफा दे ही दें क्या। हम बनाने चले थे मतलब बांग्लादेश के अंदर कुछ बेहतरीन, लेकिन ये लोग हैं कि काम नहीं करने दे रहे हैं। कौन लोग काम नहीं करने दे रहे हैं? सेना काम नहीं करने दे रही है। देखना होगा सेना खुद तख्ता पलट करवाती है या इलेक्शन करवाती है। सन 71 में हो गई, जहां आसानी से इस कॉरिडोर को इंदिरा गांधी चाहती जितना चौड़ा कर देती। अगर बांग्लादेश कोई दुस्साहस करता है, हिम्मत करता है, तो इस मौके का चौका मारना चाहिए। अगर बांग्लादेश ने शायद कभी सोचा नहीं था कि भारत को धमकी देने का इतना बड़ा और इतना ठोस जवाब मिलेगा। बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी नेताओं ने यह मान लिया था कि अगर वे भारत को युद्ध की धमकी देंगे, 7 सिस्टर राज्यों को अलग थलग करने की बात करेंगे और चिकन नेक कॉरिडोर को बंद करने की गिदड़ भपकी देंगे,
तो भारत शांति के नाम पर चुप बैठा रहेगा। लेकिन वो भूल गए ये नया भारत है जो ताकतवर होता है वो शब्दों से नहीं तैयारियों और एक्शन से जवाब देता है। और अब वही हो रहा है। भारत ने 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को बांग्लादेश सीमा पर भेज दिया, जिसके बाद बांग्लादेश की सेना में घबराहट है, नेताओं के चेहरे से मुस्कान गायब है और ढाका में चिंता की लकीरें साफ दिख रही। दरअसल पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के कुछ नेता अपनी घरेलू राजनीति चमकाने के लिए भारत विरोधी बयान दे रहे थे। कोई कह रहा था 7 सिस्टर को भारत से अलग थलग कर देंगे, कोई धमकी दे रहा था कि भारत का चिकन नेक बंद कर देंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? ये बयान बांग्लादेश की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का थिएटर था, जनता को भड़काने का तरीका था, मीडिया में सुर्खियां बटोरने की कोशिश थी। लेकिन इन नेताओं ने एक गलती कर दी। उन्होंने मान लिया कि भारत सिर्फ बयान सुनेगा, एक्शन नहीं लेगा। अब तक भारत मिजोरम, दक्षिण असम भारत बांग्लादेश सीमा को अपेक्षाकृत सेकेंडरी फ्रंट मानता था। यहां फोकस था बॉर्डर मैनेजमेंट, स्मगलिंग कंट्रोल और सीमित मिलिट्री प्रेजेंस का। लेकिन बांग्लादेश में राजनीतिक कट्टरता, भारत विरोधी बयान और अस्थिरता ने भारत को मजबूर कर दिया रणनीति बदलने पर। और इसी बदलाव का सबसे बड़ा संकेत है 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स की एंट्री। दरअसल ये कोई सामान्य सैन्य यूनिट नहीं है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स भारत की सबसे घातक और सबसे आक्रामक ऑफेंसिव माउंटेन वॉरफेयर फोर्स है। इसका मतलब साफ है कि ये डिफेंस के लिए नहीं बल्कि तेज और निर्णायक हमले के लिए बनाई गई है। 1971 में जिस बांग्लादेश को भारत ने आजादी दिलाई थी, वही बांग्लादेश आज पाकिस्तान के करीब है और भारत से दूर। ये वही बांग्लादेश है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करना चाहता है और एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहता है। भाई ये सपना बाद में देखो, पहले बिजली का बिल भरो। अडानी का $900 मिलियन का बिल है, वो पहले पे करो और फिर बाद में ग्रेटर बांग्लादेश बनाओ। ठीक है, अत्याचार लगातार हो रहा है, लगातार ये अत्याचार जारी है। इसका गुस्सा सिर्फ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों में ही नहीं है, ढाका में ही नहीं है, अब भारत के शहर शहर ये गुस्सा दिखने लगा है। आज सवेरे से देश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर विश्व हिंदू परिषद के हजारों कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने कड़े इंतजाम किए थे। सुरक्षा इंतजाम के बावजूद कार्यकर्ता वहां बड़ी संख्या में जुटे और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर भारत के भारतवासियों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने नारेबाजी भी की। मोहम्मद यूनुस, जो वैसे तो नोबेल पुरस्कार सम्मानित बांग्लादेश के केयरटेकर है, उनका पुतला भी फूंका। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली ही नहीं, जम्मू से लेकर कोलकाता तक अलग अलग शहरों में जुलूस निकाले जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा जोर शोर से भारत के शहर शहर में उठाया जा रहा है। उधर ढाका में जो भारतीय उच्चायोग है, उसकी सुरक्षा अब और कड़ी कर दी गई है। यहां तक कि बांग्लादेश की सेना की बख्तरबंद गाड़ियां अब वहां तैनात कर दी गई हैं। की प्रॉक्सी हसीना वाजिद शेख मुजीब मुखालिफ नौजवानों की तहरीक उभर गई है। क्या हम इसको समहाउ 1971 मोमेंट्स इन रिवर्स के तनाजुर में देख सकते हैं, जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश ऑब्वियसली यकजा होना तो नहीं, मगर हम ये कह सकते हैं कि यूनाइट होकर भारत के खिलाफ कोई स्ट्रेटेजिक सूरत हाल बन जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने बड़ी अच्छी शजिया बीबी ये बात कही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो हमेशा एक ही थे असल में, क्योंकि आप देख लें, चाहे जो मर्जी है, शेख मुजीब को आप जैसा मर्जी कह लें, मैं भी समझता हूं कि उन्होंने गद्दारी की, लेकिन शेख मुजीब के लीडर कौन थे? कायदे आजम थे ना, और पाकिस्तानियों के लीडर तो कायदे आजम थे। तो कायदे आजम की कौम है, 2 मुल्कों में बसती है, एक का नाम बांग्लादेश है, एक का नाम पाकिस्तान है, और यही वजह है कि वहाँ कायदे आजम जिंदाबाद के नारे लगे। हसीना वाजिद के जाने के बाद वहाँ पाकिस्तान के परचम जो है उनको बेचा गया, वहाँ लोगों ने सबसे ज्यादा पाकिस्तान के परचम लहराए, और इसी तरीके से शेख हसीना के बाद आप देखें कि किस तरीके से 2 कौमी नजरिया जो है वो दोबारा उजागर होके आया है। ये तमाम चीजों को अगर हम सामने रखें तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो वहाँ मामला है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। आप ये देखें कि जिस कौम को ये बताया गया कि उसके आबाओ अजदाद को पाकिस्तान ने बेरहमी से कत्ल किया, हमारी अफवाज ने जो है तो बस अफवाज के लोगों को जो है वो वहाँ उनकी इज्जतें पामाल की, उनकी जो प्रॉपर्टी थी उनको खराब किया। आज उन्हीं की औलाद जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है। इसका मतलब है कि मुक्ति बहानी के पीछे भारत हाथ था,
और भारत ने जो एक साजिश बुनी थी, और उस साजिश को आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी नौजवान नस्ल ने, जेन जी ऑफ बांग्लादेश ने नाकाम करके जो है भारत के मुंह रद्द पे कर मारा दिया। है। और बिल्कुल यही वजह सही। है बांग्लादेश के अंदर से अब भारत की 7 सिस्टर स्टेट्स की आज़ादी के हवाले से भी बड़ी वाज़ेह हिकमत अमली हमारे सामने आ रही है। और शहीद उस्मान हादी ने भी अपनी शहादत से कबल जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का नक्शा शेयर किया था, उसमें पंजाब मुकम्मल पाकिस्तान के पास और 7 सिस्टर्स बांग्लादेश का हिस्सा दिखाई दी गई थी वहां पे। क्या हम कह सकते हैं कि मुस्तकबिल में ये बहुत अलार्मिंग होगा भारत की तकसीम के हवाले से? भारत की तकसीम तो अब कोई रोक नहीं सकता। नरेंद्र मोदी ने वो बीज बो दिया है जो तकसीम का है, और ये अब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। 7 स्टेट्स के मुतालिक तो आपको पता है कि पहले भी नक्सलाइट मूवमेंट जो है वो वहाँ उनके रही। फिर नागालैंड ने तो अपनी आज़ादी जो है वो डिक्लेयर की है, उनका कौमी परचम अलहदा है, उनका तराना अलहदा है, उन्होंने अपना दस्तूर और मंशूर जो है वो पेश किया हुआ है। इसी तरीके से मिजोरम हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये तमाम इलाके जो हैं ये भारत के हाथों से निकल चुके हैं। और वहाँ के लोग जिनको नौ बागी कहा जाता था, वो तो वहाँ हुकूमत के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने तो जो है वो तमाम पांचा ही पलट के रख दिया। दूसरी जानिब जो है वो सिखों की मूवमेंट को देख लें कि खालिस्तान जो है उसका तो परचम जो है अब जो है वो बुलंद होके रहेगा। और खुद अभी जब किसानों की मूवमेंट चली तो उसके अंदर खालिस्तान का परचम जो था वो लहराया गया लाल किले के ऊपर, दिल्ली के ऊपर। तो ये तो मेरे ख्याल में रेफरेंडम जो है वो बजाते खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी जानिब जो है वो जाहिर है चिकन नेक का मामला है, जिसके ऊपर बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा जो अभी हालिया हमारे जो ज्वाइंट चीफ थे साबिक जनाब जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा साहब, वो तशरीफ ले गए तो वहां भी बातचीत हुई। और फिर जो पंजाब है वो तो जाहिर है आपको मालूम है, सिर्फ पंजाब नहीं पाकिस्तान तो बहुत बड़ा है, ये तो अभी महर सितारों के आगे जहान और भी हैं। जब भारत जो है वो कौवा जो है वो है हर्ष की चाल चला, वो अपनी भी भूल गया। और इंशाल्लाह आप देखेंगे भारत को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा तोहफा मौजूद है। बांग्लादेश में तो भारत जो भी कर रहा है, अफगानिस्तान में भी वो पीछे नहीं है। कुछ हल्के कहते हैं कि अफगानिस्तान अब एक प्रॉक्सी बैटलफील्ड बन चुका है, और सब जानते हैं कि भारत किस तरह से अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी फैला रहा है। क्या पाकिस्तान को भारत से पहले अफगानिस्तान में मौजूद फितनतुल हिंदुस्तान के ठिकानों को खत्म करने के लिए अस्करी ऑपरेशन नहीं करना चाहिए? देखिए बिल्कुल मेरा ख्याल है कि ये हमारी बातचीत ऑलरेडी इसके ऊपर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने बातों को देख रही है। मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट है वो इस चीज़ को बिल्कुल इस चीज़ से वाकिफ है कि हमें पता है कि हमें धोखा दिया जा रहा है, और इस चीज़ का हमें इल्म है कि ये वक्त जो लिया गया, जो दोहा कॉन्फ्रेंस के जरिए लिया गया, या बाद में जो है वो इस्तांबुल के अंदर मुज़ाकरात का बहाना बना के किया गया। असल में भारत जो है वो अपने जितने भी वहां दहशतगर्द बैठे हुए हैं उनको रिलोकेट करना चाहता है, उनके ठिकानों को तब्दील करना चाहता है, उनको मजीद इक्विपमेंट देना चाहता है, उनको सरफेस टू एयर मिसाइल देना चाहता है, उनकी ट्रेनिंग को करना चाहता है। लेकिन याद रखें कि भारत की ट्रेनिंग जो है वो काम नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान को ये तमाम बातों का पहले से इल्म है। पाकिस्तान जहाँ से भारत की सोच शुरू होती है, पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को बहुत मतलब दूसरे लफ्जों में ये कहा जाए कि जिस स्कूल में भारत पढ़ता है पाकिस्तान उसका हेडमास्टर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम देखते हैं पाकिस्तान भी नौरोज तक का इंतजार कर रहा है। नौरोज के बाद जो जश्न बहारा होता है उसके बाद सूरत हाल अफगानिस्तान में भी तब्दील होगी, और मेरे ख्याल में इंटरनल एक इम्प्लोजन जैसा सूरत हाल अफगानिस्तान में पैदा हो सकती है, क्योंकि वहाँ जो 27% ताजिक हैं उनकी नुमाइंदगी उनको वहाँ नहीं दी गई, जो 11% जो अहले तशी लोग हैं उनको वहाँ नुमाइंदगी नहीं दी गई, और पश्तून आबादी के अंदर भी आधे से ज्यादा लोग जो हैं जो काबुल से बाहर रहते हैं या जो भारत के तसल्लुत को पसंद नहीं करते, जो कि बुत परस्त नहीं बल्कि बुत शिकन की औलादों में से हैं, वो भारत की बात को बिल्कुल वहां पसंद नहीं करते। भारत से मिलता जुलता, भारत और अफगानिस्तान से मिलता जुलता एक और करैक्टर भी है, वो सेम माइंडसेट है इसराइल का, जो मुसलसल अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जियां भी कर रहा है। और अब तो इसराइली हुकाम की जानिब से मगरबी किनारे पर यहूदी बस्तियों की आबादी की भी इजाजत दे दी गई है। क्या एक तरफ मुआहिदे की बातें और फिर दूसरी तरफ इसराइल की ये जारहाना पॉलिसियां एक साथ चल सकती हैं? क्योंकि अब तो वो ईरान की तरफ भी नजरें जमा के बैठा हुआ है। वो कह रहा है कि हम ईरान पर दोबारा हमला हम कर सकते हैं,
और इसराइल से जी, इसकी जी। कोई बईद भी नहीं है कि अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है, क्या मुस्लिम ममालिक जो अमन मुआहिदे में कुलीदी किरदार अदा कर रहे हैं वो लेंगे सेठ साहब का एनालिसिस लेंगे कि बांग्लादेश के हालात क्यों संभलने नहीं पा रहे। सेठ साहब, पिछले साल से जो तब्दीली का सिलसिला हसीना वाजिद साहिबा की रुखसती के बाद शुरू हुआ वो मुसलसल जारी है, और जब वहाँ इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया कि 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में इंतखाबात होने जा रहे हैं, रेफरेंडम होने जा रहा है, उससे अगले दिन एक स्टूडेंट रहनुमा जो कि इन तब्दीली के अमल में शरीक रहे और फ्रंट लाइनर रहे, उनका कत्ल हो जाता है और इंडिया मुखालिफ मुजाहरे बांग्लादेश में शुरू हो जाते हैं। क्या मुहर्रकात हैं इस वाक़े के, और उसके बाद कितना ईजी होगा इंतखाबात में जाना बांग्लादेश के लिए? देखिए, इंतखाब तो होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया की पूरी कोशिश है कि डिरेल किया जाए, डिस्टेबलाइज़ किया जाए बांग्लादेश का, और इस किस्म की जो हादसे हैं ये होंगे। और मगर बांग्लादेश के अंदर जो मूड है आवाम का, स्पेशली यंग स्टूडेंट्स का, वो इट्स वेरी एंटी इंडिया। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि इंडिया के अंदर भी बातें शुरू हो गई हैं कि बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल गया है, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश का एक नेक्सस बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, दिस विल थ्रेटन इंडिया। पाकिस्तान के साथ तो हमने अभी बदला लेना है, चाइना के साथ हमने अपने आप को तकड़ा करके डिफेंस करना है। बांग्लादेश को तो सबक सिखाया जाए कि ये ना हो कि ये भी हिस्सा बन जाए। तो पुराने ज़माने में ये इल्ज़ाम लगता था कि बांग्लादेश के बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान की जिहादी जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे इंडिया में। ये झूठा था इल्ज़ाम था, मगर इल्ज़ाम ये लगता था। ठीक, यहाँ से बॉर्डर क्रॉस LOC टू कश्मीर, उधर से बांग्लादेश से। अच्छा, तो अब वो जब फिर हसीना की गवर्नमेंट आई तो वो सब ख़त्म हो गया। पाकिस्तान वाज पर्सोना नॉन ग्राटा, इंडिया जम गया वहाँ। हसीना की गवर्नमेंट के दौरान जमात इस्लामी के ऊपर बहुत सख्त तशद्दुद हुआ। जमात इस्लामी वॉज अ रीजनबली पॉपुलर पार्टी, मगर बहुत तशद्दुद हुआ, बड़े लोगों को सजाए मौत भी दी गई। जी, जमात इस्लामी के रहनुमाओं का हम सिलसिला सुनते रहे अरसे बाद। अब सूरत हाल ये है कि वहाँ एक खला पैदा हो गई है। खालदा ज़िया जो है वो बीमार है, शी इज़ नॉट एबल टू पुट अप अ डिफेंस, वेंटिलेटर पे भी उन्हें डाल दिया गया है। और वैसे भी उनकी कोई ख़ास पॉपुलैरिटी वहाँ नहीं है। तो अब यहाँ एक अनपॉपुलर फोर्स फारग हो गई है, अवामी लीग, और दूसरी फोर्स है नहीं कोई, एक खला है। जो लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, उनको ऐसे लग रहा है कि अगली इलेक्शन में जमात इस्लामी शायद इलेक्शन ना जीत जाए, या बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ या बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट वोटिंग के साथ वो पार्लियामेंट के अंदर आके गवर्नमेंट को, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो इंडिया तो मर जाएगा। तो वो तो फिर एक इस्लामी महाज खड़ा हो जाएगा अगेंस्ट इंडिया। तो आई थिंक, और पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल सेट हो जाएंगे वो। तो इसलिए मेरा ख्याल है इंडिया के अंदर, अब अगर आप इंडियन मीडिया को देखें आयशा, और मैं आपको कहूँ वहाँ जो चीज़ें उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इंडियन मीडिया को जो बातें बता रही हैं वो तो ये बातें हैं कि जी हम किसी तरीके के साथ बांग्लादेश को ऊपर और नीचे कट करेंगे। हम ऊपर हम कट करेंगे जहाँ चिकन्स नेक है, इंडिया बांग्लादेश की टेरिटरी जो है उसको कट करके अपना हिस्सा बनाएगा। 7 सिस्टर्स की आप बात करें, वो जो क्योंकि जब से यहाँ से लगाना कि हम 7 सिस्टर्स के अंदर गड़बड़ करेंगे, हम करेंगे वहाँ, वी विल एक्सपोर्ट जिहाद जी। तो ये भी उस समय यहाँ लोगों ने कह दिया बांग्लादेश के अंदर। जी बिल्कुल, नेशनल सिटीजन पार्टी के लीडर हैं, उनका बयान बहुत चला इंडिया में। उधर से यहाँ, उधर से काउंटर ये आ रहा है कि अच्छा ठीक है, तो हम तो बांग्लादेश को 2 टुकड़े कर देंगे। एक ऊपर से चिकन नेक, उसको काटेंगे हम ताकि वो चिकन नेक जो है वो बिल्कुल खुल जाए और वो इंडिया का हिस्सा बन जाए। दूसरा ये है कि नीचे जहाँ म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है वहाँ भी काटेंगे ताकि ये जो रोहिंग्यास है ये जहाँ जहाँ इस वक्त सेटल्ड है उनको बुला के वहाँ सेटल किया जाए, एक ऑटोनमस रीजन बना दी जाए, नॉट ऑफ बांग्लादेश बट ऑफ म्यांमार। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हम पीओके भी लेंगे, हम फिर से बांग्लादेश पर भी राज करेंगे। फिर अखंड भारत फिर सोचेंगे। अभी भारत जितना है उसको पूरा बेहतर रखना है और अच्छा रखना है, बाकी पाकिस्तान खुद संभाले और बांग्लादेश खुद संभाले। लेकिन जब चीजें यहां तक आने लगे कि भारत के नक्शे पर वहां का हर पॉलिटिकल पार्टी थ्रेट करने लगे कि ये भी हमारा है, इधर तो आपके पास कुछ नहीं है, हमारा ही जरूरत पड़ेगी, तब शायद जरूरत पड़ती है। क्योंकि एक सांप को एक किसी अजगर को किसी बड़े साधु ने एक। साथियों, जियोपॉलिटिक्स में एक बात बहुत साफ कही जाती है कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, लेकिन हालात और रवैये जरूर बदले जा सकते हैं। इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो कुछ हो रहा है वह बिल्कुल भी सामान्य नहीं। कल तक जो मोहम्मद यूनुस अपनी अंतरिम सरकार की ताकत दिखा रहे थे,
इलेक्शन सिस्टम को कमजोर कर रहे थे और भारत को खुली चुनौती दे रहे थे। आज वही मोहम्मद यूनुस माफी मांगने की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। इंडिया ने रेडियो साइलेंस मेंटेन कर रखा है। कुछ लोग जो इंडिया के दुश्मन होते हैं वो ये सोचते हैं कि इंडिया वीक है या ये वीकनेस है इसलिए हम रिएक्ट नहीं करते हैं। बड़े सारे ऐसे मूर्ख लोग ऐसे हैं जर्मन देशभक्त टाइप के जो चुप क्यों क्योंकि एक्शन चल रहा है। और आप इसे मैं आपको समझाऊंगा। अमेरिका ने यूनुस को वार्निंग दे दी है। बिल्कुल, मतलब बहुत सिंपल है। दिल्ली ने अमेरिका को कह दिया कि देखो भाई वॉशिंगटन, जो करना है वो कर लो, अब जो करना है वो कर लो, तू इसे लाया था, हम इसे ठोकेंगे। इसने सारी रेड लाइंस क्रॉस कर दी हैं। सो डिप्लोमेसी का टाइम हमारा ओवर हो चुका है। आर्मी के लेवल पे बात चल रही है, तुझे जितने कॉल करने हैं कर ले। उसी टाइम में देखिए, आप इंडिया कुछ नहीं कह रहा, अमेरिका कह रहा है यूनुस को, रशिया के एम्बेसडर कह रहे हैं यूनुस को। बताता हूं कहानी। वीजा सेंटर्स क्लोज हो रहे हैं, आर्मी मूव इन कर रही है बॉर्डर पे, और मैं आपको बता रहा हूं ये सुधरे नहीं तो ये तोड़े जाएंगे और बेहिसाब टूटेंगे ये। आप ये सोचेंगे हमें इनके पचड़े में क्या पड़ना है, हमारा कोई पचड़ा वचड़ा नहीं है। देखो ये चैलेंज कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट भारत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। मैं आपको बोल रहा हूं आज नहीं तो कल ये आर्म्ड फोर्सेस, RNAW और जितनी एजेंसीज हैं भारत में, जितने असली देशभक्त हैं जो एक्चुअली में ड्यूटी करते हैं, अपनी रात की नींद खराब करते हैं, दिन रात इन चीजों में काम करते हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूं, यूनुस, उसके ये पूरे पपेट्स, उनके साथ और इनके साथ जितने प्रोटेस्ट में घूम रहे थे रिंग लीडर्स, ये सब लिस्ट में है यार, सब लिस्ट में है। तो इंडिया रेडियो साइलेंस तभी मेंटेन करता है जब ठोकने की तैयारी चल रही होती है। लीजिए आप उड़ीसा देख लीजिए, बंगाल हर जगह प्रोटेस्ट है कि दीपू चंद्र दास को मार कैसे दिया। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दीपू चंद्र दास की क्या नेशनैलिटी, वो इंडियन है नहीं है, बांग्लादेशी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हिंदू है, उसको हाथ लगाया है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका हिसाब बराबर तो होगा ही होगा। ये दोस्तों, ये जो भी आप भीड़ देख रहे हैं, ये मत मान के चलिएगा कि 100% इसमें विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। VHP इसको लीड कर रहा है। ये बाकी लोग आम लोग हैं जो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत गुस्से में हैं। ये जितने भी रेवोल्यूशनरी बनते हैं हाथ में डफली और झंडा लेके, ये सब पैरों पे गिरेंगे, भारत के पैरों पे। और यही एम होना चाहिए भारत का कि इतने लोग आ गए और हमें खतरा महसूस हुआ। बेटा खतरा नहीं महसूस हुआ, थैंक यू बोलना दिल्ली पुलिस का, दिल्ली पुलिस ने रोक लिया। ये विश्व हिंदू परिषद वाले, इसमें पता नहीं बजरंग दल वाले थे कि नहीं, ये अंदर घुस जाते ना, इनके बाप दादाओं की औकात नहीं थी कि अपना देश खुद बना दे। पाकिस्तानी फौज ने ना चूरमा बना दिया था इनका। ये ना शुक्र है आज हमें डसने के चक्कर में। आप निकल लो, जितनी जल्दी निकल सकते हो बांग्लादेशियों, भारत से निकल लो, जितनी जल्दी निकल सकते हो। जिसके गले में पट्टा होना चाहिए, तुमने उसके सर पे टोपी पहना रखी है, तो देन यू विल सफर। टोपी उतारो, पट्टा लगाओ उसके। भारत ने मरवा दिया। अरे 2 कौड़ी का बंदा था यार, स्टूडेंट लीडर, वो कह रहा था ग्रेटर बांग्लादेश बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? ग्रेटर बांग्लादेश। ये सब करवा रहा है मोहम्मद यूनुस। ये अपनी जान हथेली पर लेकर वापस आ रहा है, इस चीज का ध्यान रखना।